नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। मुजफ्फरपुर एक बार फिर बदनाम हुआ है, पूरे देश में इसकी चर्चा है। कहा जा रहा है कि एक चीट फंड कंपनी के जरिए यहां से तकरीबन 200 महिलाओं का यौन शोषण किया गया। ये मामला कुछ उसी तरह से है जिस तरह से बालिका गृह कांड को लेकर मुजफ्फरपुर बदनाम हुआ था। पुलिस प्रशासन इस पर पर्दा डालने में कोई कोताही नहीं कर रही। हम आपको बता दें कि लोग इसकी सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ एक्स आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये किस तरह इस पूरे प्रकरण को देखते हैं। अब बहुत विचलित करने वाली खबर आ रही है मुज़फ़्फ़रपुर से। देखिए, जैसा आपने बताया, दर्शकों को मैं बताऊं, मुज़फ़्फ़रपुर में एक चिट फंड कंपनी बनाई गई। उसका नाम डीवीआर था और तिलक प्रताप सिंह नाम के एक आदमी ने वो कंपनी बनाई और उसके कुछ साथी भी उसके साथ थे। उसके बाद इस कंपनी ने फेसबुक पर विज्ञापन देना शुरू किया लड़कियों के लिए कि इसमें लड़कियां आ सकती हैं, उनको मतलब आकर्षक वेतन मिलेगा और अच्छा पैकेज मिलेगा, युवतियों की ज़रूरत है वगैरह वगैरह। अब आप जानते हैं कि हमारे समाज में कितनी ज़्यादा बेरोज़गारी है, चाहे लड़के हों या लड़कियां हों। पढ़ी लिखी लड़कियां भी रोज़गार की तलाश में हैं, तो नेचुरल है बहुत सारी लड़कियों ने अप्लाई किया। अब एक लड़की उसमें से आगे आई है जिसके बयान पर अहियापुर थाने में एफआईआर हुआ है। उस लड़की का बयान बहुत चौंकाने वाला है। उसने कहा कि मेरा इंटरव्यू लिया गया, फिर इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन हुआ, फिर सिलेक्शन के बाद 20,000 रुपये कहा गया कि प्रशिक्षण के लिए दो, ट्रेनिंग के लिए दो। फिर उसने कहा कि कुछ दिनों बाद उनसे कहा जाने लगा कि तुम 50 और लड़कियों को जोड़ो, है ना। उसने कहा कि ये कैसे होगा, तो उसको कहा गया कि तुम्हारे मोबाइल में जितने भी संपर्क हैं, तुम्हारे जितने कॉन्टैक्ट्स हैं, सबको जोड़ो। और कहा गया कि शुरू में कहा गया था कोई हॉस्टल की सुविधा है, लेकिन एक एक कमरे में 10-10 लड़कियां रह रही थी। फिर वो तिलक सिंह पर कहती है कि वो मुझे हाजीपुर ले गया, मेरे साथ उसने ज़बरदस्ती शादी कर ली, मुझे पत्नी बना के रखने लगा, 3 बार मेरा एबॉर्शन कराया उसने। और जब हम लोग वहाँ से छोड़ने की बात करते थे तो पिटाई होती थी। 1-2 वीडियो वायरल भी हुआ है कि लड़कियों के साथ बेल्ट से पिटाई हो रही है, लड़कियों की बाल खींचे जा रहे हैं। तो इस सब पर लगभग 9 लोगों को उसमें नामज़द बनाया गया है। उस एफआईआर में अहियापुर थाने में जो हुआ है, एसआईटी का गठन हुआ है और जो मेन अभियुक्त है तिलक सिंह जो है, उसकी कल गोरखपुर से गिरफ्तारी की गई है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने ही गिरफ्तारी की है। लेकिन जो हुआ है ये बहुत चिंता की बात है, क्योंकि माना जा रहा है कि इसका बहुत ज़्यादा इसका फैलाव था और इसमें लगभग 200 लड़कियों के शोषित होने की बात आ रही है। जी सर, जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो विक्टिम है, जिसने कंप्लेन किया इस पूरे प्रकरण का, उसे 2 दिनों से थाने में रखा गया है और जो माले की जांच टीम थी वो वहां गई और सिटी एसपी से इसकी शिकायत की है कि आप इसे क्यों रखे हुए हैं। पुलिस का कहना है कि बयान दर्ज कराने के लिए इसे थाने में रखा गया है। तो क्या किसी विक्टिम को थाने में रखना सही है? नहीं, बयान दर्ज करने में 2 दिन लगेंगे, क्या कोई महाभारत काव्य रचा जा रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये तो थोड़ा मतलब पुलिस का लगता है कुतर्क हो गया, थोड़ी दलील है। देखिए, इससे तो यही ना संदेह पैदा होता है कि आप उसको थाना में रख रहे हैं तो आप कुछ उस पर दबाव डाल रहे हैं, कुछ उसको आप सिखा पढ़ा रहे हैं, पट्टी पढ़ा रहे हैं। देखो, किसी जदयू के युवा और कर्मठ नेता का नाम नहीं ले लेना है, किसी सत्ताधारी दल से जुड़े हुए राम भक्त का नाम नहीं ले लेना है। ये कहोगी तो नहीं करेंगे। तो इससे तो यही संदेह होता है, अगर ये बात सच है, माले की टीम ने यदि ऐसा पाया है, तो ये तो गंभीर बात है। उसको तुरंत उसको आज़ाद करना चाहिए। आप किसी को इस तरह से कैद करके कैसे थाने में रख सकते हैं, वो भी 2 दिन तक? 2 दिन तक तो आप किसी अभियुक्त को नहीं रख सकते, उसको आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। और जो पीड़िता है उसी को आप रखे हुए हैं, ये तो आपत्तिजनक बात है। कहीं ना कहीं इससे ये बू आती है कि ये लोग जो है ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, बू बू ही नहीं आती है, बिल्कुल ये खुला हुआ है। और क्या है, आप 2 दिन उसको थाना में रखे हैं, सुबह शाम उसको नाश्ता चाय सब करा रहे हैं, तो क्या वो कोई कोई अतिथि है क्या? इसका साफ मतलब है कि आप मतलब कहीं से आपको दबाव है पुलिस पर, सफ़ेद पोशों का दबाव है, पटना से आपको फ़ोन जा रहा है कि भाई उस लड़की को डराओ, धमकाओ या कुछ लालच दो कि भाई किसी जदयू के किसी युवा कर्मठ नेता का नाम नहीं ले ले या भाजपा के किसी वरिष्ठ राम भक्त का नाम नहीं ले ले। इस तरह का फ़ोन पुलिस को जा रहा होगा, सीनियर एसपी को जा रहा होगा पटना से, इसलिए उसको रखा गया इस तरह से। सर, जिस तरह से बालिका गृह कांड हुआ था और शुरुआत में बहुत
छोटे स्तर पे उसकी जांच हुई, फिर इनकार कर रहा था प्रशासन। जी। क्या लग रहा है कि मतलब जिस तरह से कहा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन भी बहुत पहले अगर ध्यान दिया होता तो इस तरह की घटनाएं नहीं घटती। बिल्कुल। तो प्रशासन से लापरवाही हुई है। नहीं, लापरवाही तो हुई है। देखिए, मुज़फ़्फ़रपुर बालिका गृह कांड में भी याद होगा दर्शकों को, जो लगभग 6 साल पहले मतलब उजागर हुआ था, तो उसमें भी ऐसे एक टिस की एक ऑडिट रिपोर्ट आई थी। टिस मतलब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज़ की, और उस रिपोर्ट में कहा गया था कि लगभग 34 लड़कियों के साथ रेप हुआ है। उस रिपोर्ट पर भी सरकार बहुत देर तक उसको भी ठंडे बस्ते में दबाए रखी। जब बाद में हंगामा हुआ तब जाकर एफआईआर हुआ। उसके बाद जो उस केस का सूत्रधार था ब्रजेश ठाकुर, जो अभी तिहाड़ जेल में उम्र कैद काट रहा है, ब्रजेश ठाकुर के भी नेताओं से बहुत मधुर संबंध थे। बताइए, एकदम छोटा सा एक अखबार निकालता था मुजफ्फरपुर से, प्रातः कमल, मुश्किल से उसकी 25 प्रतियाँ छपती होगी, लेकिन उसकी ऐसी सेटिंग थी जनसंपर्क विभाग में कि इसको करोड़ों रुपए के सरकारी विज्ञापन मिलते थे। उसने बाकायदा अपने पिताजी के नाम पर एक होटल खोल लिया मुजफ्फरपुर में, होटल RM पैलेस। उसके पिता का नाम राधा मोहन ठाकुर था, तो पिता के नाम पर उसने होटल RM पैलेस खोल लिया, राधा मोहन पैलेस खोल लिया होटल। और उसके बच्चे के बर्थडे में पटना से बड़े-बड़े VIP लोग जाते थे। उस समय भी मैं दर्शकों को याद दिलाऊँ, उसमें DGP जो थे बिहार के और जो समाज कल्याण के प्रधान सचिव थे, उन्होंने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन करके कहा था कि CBI जांच की कोई ज़रूरत नहीं है, बिहार पुलिस सक्षम है। जब चौतरफा दबाव पड़ा पलटू राम पर, तब जाके उसकी CBI जांच कराई गई। उसमें आपको याद होगा किस तरह मुख्यमंत्री जो समाज कल्याण मंत्री थे उस समय की, मंजू वर्मा, जी जी। उनको बचा रहे थे, क्योंकि मंजू वर्मा कोयरी जाति की हैं, कुशवाहा जाति से हैं, और जो पलटू राम का समीकरण है वो लवकुश समीकरण है, तो उनको बचा रहे थे, जबकि कायदे से नैतिकता के आधार पर मंजू वर्मा को इस्तीफ़ा देना चाहिए था। जब CBI ने रिपोर्ट ये मोबाइल खंगाला है ब्रजेश ठाकुर का, तो पता चला कि 16-17 बार ब्रजेश ठाकुर ने मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा से बात की। उसके बाद मंजू वर्मा का इस्तीफ़ा हुआ है। उसके बाद CBI का रेड पड़ा, उनके यहाँ 20 जिंदा कारतूस मिले, फिर उसको जेल की भी हवा खानी पड़ी। मतलब उस समय भी बिहार सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी थी उस मामले को दबाने के लिए कि CBI जांच नहीं होने देंगे, मंजू वर्मा को हटाया नहीं जाएगा। उसमें सुप्रीम कोर्ट की भी बहुत हमें मतलब प्रशंसा करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ब्रजेश ठाकुर को बिहार से बाहर किसी जेल में भेजा जाए। तो पहले उसको पंजाब के पटियाला जेल में भेजा गया, बाद में दिल्ली के तिहाड़ जेल में। सुप्रीम कोर्ट समझ गया कि इसको न्याय बिहार में नहीं मिल सकता है, तो उसने इस केस को दिल्ली के साकेत कोर्ट में ट्रांसफ़र करा दिया, और साकेत कोर्ट में कहा कि रोज़ाना सुनवाई इसकी होगी, डेली बेसिस पर हियरिंग होगी। तब जाकर ब्रजेश ठाकुर की मतलब आप कह सकते हैं उसका कन्विक्शन हुआ है, उसको उम्र कैद की सज़ा मिली है। अब इसमें भी देखिए, ये भी जो केस है मुजफ्फरपुर वाला, इसमें भी उसी तरह की लिपापोती की बात शुरू हो गई है। तो इसमें भी मेरी मांग है आपके चैनल के माध्यम से भी कि इसमें भी भाई CBI को जांच करनी चाहिए। बिहार पुलिस तो फिर राजनीतिक दबाव में आ जाएगी, किसी का फ़ोन जाएगा, किसी कुछ जाएगा, सारी ऑपरेशन लिपापोती शुरू हो जाएगी। जी। सीएम नीतीश जो है विधानसभा में महिलाओं को रिप्रोडक्शन की बता रहे शिक्षा हैं, देते हैं तारीख है। और इस तरह की घटनाएं पे चुप्पी साध लेते हैं, उन्हें कुछ बोलना चाहिए। ये तो पुरानी अदा है, मुख्यमंत्री की पुरानी अदा है। आपने जो कहा रिप्रोडक्शन वाला भाषण, वो कितना अश्लील और भोंडा भाषण था, बाद में उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। और देखिए, ये पुरानी अदा है हमारे मुख्यमंत्री की। पहली बात तो जब उनसे मीडिया वाले पूछेंगे मुजफ्फरपुर कांड के बारे में, तो शुरू में तो वो कहेंगे क्या हुआ, क्या मुझे नहीं मालूम, पता नहीं, मैं पता करता हूँ वगैरह। जब उनको बता दिया जाएगा कि क्या हुआ, तो उनका एक पुराना रिकॉर्ड है, वो बजेगा कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा, ये कहकर पतली गली से निकल जाते हैं। लेकिन क्या बिहार की हालत है, जो मुख्यमंत्री हैं वो बिल्कुल अनंत सिंह के सामने, एक माफिया डॉन के सामने हाथ पैर जोड़ के खड़े रहते हैं। यही बिहार की हकीकत है, और इसलिए माफिया का जो मतलब आप कह सकते हैं मनोबल जो है वो आसमान छू रहा है। पुलिस का मनोबल रसातल में चला गया है, पाताल में चला गया है। तो बिहार में आज की तारीख में बहुत मतलब ख़राब स्थिति है। सिर्फ नालंदा यूनिवर्सिटी में एक नौटंकी करके उसका उद्घाटन करने से बिहार नहीं सुधर जाएगा। जी। आपको लगता है कि आप एक IPS हैं, जी। आपको लगता है कि जिस तरह से पुलिस जांच कर रही है इस पूरे प्रकरण की, वो काफ़ी नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल, मैं तो देखिए पुलिस जांच से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, और इस पुलिस जांच में मुझे बहुत सारे मतलब आप कह सकते हैं कि जिसको झोल कह सकते हैं, झोल नज़र आ रहे हैं। और कायदे देखिए, अभी पुलिस मुख्यालय में एकदम देखिए सन्नाटा छाया हुआ है, जबकि इतना बड़ा कांड है कि कायदे से पुलिस मुख्यालय को भी इस पर एक संवाददाता सम्मेलन करना चाहिए था, इस पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करनी चाहिए थी कि क्या मामला है, उसमें क्या किया जा रहा है और लोगों को। लेकिन पुलिस मुख्यालय को लगता है जैसे सांप सूंघ गया हो,
ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ बड़े बड़े सफ़ेद पोस्ट शामिल हैं और इसलिए पुलिस मुख्यालय बिल्कुल घबराहट की स्थिति में चला गया है। और मतलब और एक बात और मैं बता दूं, बिहार में तो महिला आयोग का अता पता ही नहीं। आज की तारीख में बिहार में महिला आयोग है ही नहीं, उसका गठन ही नहीं हुआ है। तो एक तरफ पलटू राम इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं और मुझे लगता है 2 या 3 साल से बिहार में महिला आयोग नहीं है। उसका सिर्फ कार्यालय है एक साउथ बेरी रोड में जाकर, उस पर भी आप एक रिपोर्ट बना ही दीजिएगा, हाई कोर्ट के बगल में है। और कार्यालय में 2-4 किरानी लोग बैठते हैं और कोई नहीं बैठता है, ना महिला आयोग की कोई अध्यक्षा है, ना कोई उसकी सदस्य है आज की तारीख में। और ये स्थिति 2 या 3 साल से है। जी। नहीं, बीच में बनाया गया था। हाँ, लेकिन उसको भंग हुए भी, उनका कार्यकाल ख़त्म हुए भी 2-3 साल हो गए। मुझे याद है दिलमानो देवी उसकी अध्यक्षा थी, कैलाशपति मिश्र की बहू को बनाया गया था, वो अध्यक्षा थी, लेकिन उनका कार्यकाल ख़त्म हुए भी 2-3 साल बीत गए हैं और 2-3 साल से बिहार में कोई महिला आयोग है ही नहीं। तो सुना है आपने पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास को, इनका साफ कहना था कि जिस तरह से पुलिस इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है वो कतई इंसाफ की ओर नहीं जाता और जो डीजीपी का ऑफिस है, पुलिस मुख्यालय है, उसको इस पूरे मामले पर एक कम से कम पीसी तो ज़रूर करना चाहिए था ताकि आम लोग जाने कि सच क्या है। योगेश चक्रवर्ती, आरएडी न्यूज़, पटना।